तो नेक्रोसिस जो पार्ट है वो आता है पैथोलॉजी का सेल इंजरी नाम का एक टॉपिक का अंडर में। ठीक है, सेल इंजरी। तो नेक्रोसिस को जानने के लिए इसलिए हम लोगों को पहले सेल इंजरी का थोड़ा एक इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। सेल इंजरी क्या है, सेल क्या होता है? सेल हम लोगों का बॉडी का एक बेसिक यूनिट होता है ना, एकदम सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। बहुत सारा सेल जब साथ मिलके एक जैसा काम करते हैं उसको हम बोलेंगे टिश्यू। तो सेल के ऊपर जब भी कभी कोई स्ट्रेस या कोई प्रेशर आएगा जिसकी वजह से उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है, ठीक है, अंदर का और बाहर का जो स्थिति है उसका, उसमें अगर कोई सा भी चेंज आएगा तो उससे सेल इंजरी हो सकता है। ठीक है, सेल के ऊपर कोई सा भी स्ट्रेस आता है और उसके लिए सेल का इंटरनल एवं एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है उसमें अगर कोई सा भी चेंज आएगा तो उसको हम सेल इंजरी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेस बोल रहे हैं उसका ड्यूरेशन के ऊपर ये सेल इंजरी का मेन दो टाइप होता है। ठीक है, एक होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल मतलब जिससे सेल का रिकवरी संभव है, जिससे सेल फिर से एकदम हेल्दी कंडीशन में आ सकता है, उस सेल इंजरी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी जिससे सेल फिर से रिकवरी कंडीशन में नहीं आ पाएगा डायरेक्ट, उससे सेल डेथ हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो हम जो नेक्रोसिस पढ़ेंगे वो इसमें से जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है उसमें आएगा। मतलब नेक्रोसिस अगर हो जाएगा तो उससे सेल डेथ होगा ही, उससे सेल का रिस्टोरेशन में आ नहीं पाएगा। नेक्रोसिस अगर कोई सा भी पार्ट में हो जाएगा तो उस पार्ट को एकदम कटिंग करके निकाल देते हैं, ये होता है नेक्रोसिस। तो जब टॉपिक के अंदर हम जाएंगे और भी देखेंगे डिटेल में। तो सेल इंजरी क्या है? सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आया, कोई भी चीज आया, प्रेशर या फिर ट्रॉमा कुछ भी आया, केमिकल फिजिकल कुछ भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर का और बाहर का जो एनवायरनमेंट था उसमें चेंज आया, इसको हम सेल इंजरी बोलेंगे। ठीक है, सेल इंजरी क्यों होगा? एक कारण हो सकता है कि उस सेल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। एक सेल नॉर्मली एक दिन में जितना काम कर रहा था उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया और उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उससे सेल इंजरी हो सकता है। अगर सेल के ऊपर जो स्ट्रेस रहेगा वो माइल्ड से मॉडरेट तक रहेगा तो वो रिवर्सेबल सेल इंजरी मतलब फिर बैक करके नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। और अगर उसके ऊपर जो स्ट्रेस रहता है वो अगर परसिस्टेंट और लॉन्ग ड्यूरेशन में और सीवियर स्ट्रेस रहेगा तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब सेल इंजरी का बहुत सारा टाइप्स है। ठीक है, उस टाइप हम नेक्रोसिस में भी देखेंगे, सेम टाइप का ही टाइप होगा। उनमें से दो मेन टाइप होगा, एक होता है जेनेटिक कॉज, एक होता है एक्वायर्ड कॉज। ठीक है, जेनेटिक कॉज मतलब जो जीन के अंदर रहेगा, चाहे वो डेवलपमेंटल भी हो सकता है या फिर जीन में म्यूटेशन के लिए कोई फैक्टर कम ज्यादा है इसके लिए भी हो सकता है। ये है एकदम जेनेटिक कॉज, इसके ऊपर जब कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर जेनेटिक कॉज के लिए आता है तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर एक्वर्ड कॉज मतलब जैसे कि जो हम लोग जीवन भर में जो हम लोग को मिलता है, जो कॉज होता है एक्वर्ड मतलब जन्म के बाद जो जो कॉज आता है, जैसे कि एक देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, एक होता है एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, केमिकल गिर गया है, इसलिए अगर होगा। ठीक है, तो दो कॉज हो गया, एक हो गया जेनेटिक कॉज मेनली और एक हो गया एक्वर्ड कॉज। हम जेनेटिक कॉज को लेकर उतना
नहीं ध्यान देंगे हम लोग मेनली, क्योंकि जेनेटिक कॉज जो लेके आएगा उसको किसी भी तरफ से बचाया नहीं जाता। अगर एक्वर्ड कॉज को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं कि एक्वर्ड कॉज के लिए ये सेल इंजुरी ना हो, इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये इरिवर्सिबल बता रहे हैं ना अभी? नहीं, ये कॉज बोल रहे हैं, पूरा सबका जनरल कॉज। ठीक है। सेल इंजरी का जनरल कॉज में ये दो टाइप का आता है, एक होता है जेनेटिक और एक होता है एक्वर्ड। तो सेल इंजरी के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोगों का नॉट आइडिया एक दिया, देने की कोशिश किया मैंने। अब हम लोग मेन टॉपिक यानी नेक्रोसिस में आ जाए। स्क्रीन विजिबल है सबके पास? स्क्रीन दिख रहा है यस। सबको? ओके। यस मैम। तो नेक्रोसिस, देखिए डेफिनेशन। नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज ए लोकलाइज्ड एरिया necrosis is defined as a localized area of death of the tissue followed by degradation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from dead cell and ultimately irreversible cell injury occurs. तो नेक्रोसिस क्या है? लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ द टिश्यू। लोकलाइज्ड एरिया मतलब पूरा बॉडी में नहीं होगा, कुछ एक हिस्से में, कोई बॉडी का एक पार्ट में ये देखा जाएगा। फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू। टिश्यू में हम लोगों का सेल जो होता है मेनली किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। ठीक है। तो अगर मेनली देखा जाता है कि इस सब केस में प्रोटीन का ही डिग्रेडेशन हो जाता है। प्रोटीन बहुत सारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से टूट जाता है और उससे सेल का हानि हो जाता है, उस जगह का टिश्यू का हानि हो जाता है। ठीक है। नेक्रोसिस को आप लोग कोई ट्रॉमा, कोई जगह कट गया है और वो हील नहीं हो रहा है, उसके साथ आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। और भी अच्छे से अगर कंपेयर करेंगे तो फ्रॉस्ट बाइट का नाम आप लोग सुने होंगे। फ्रॉस्ट बाइट, बर्फ में जाके हाथ जम जाता है, उसके बाद उस पार्ट को काट के बांध देना होता है। या फिर आप लोग जो लेप्रोसी डिजीज में देखा जाता है उंगली के साइड में, लेप्रोसी होता है ना, कुष्ठ, कुष्ठ में देखा जाता है कि उंगली का कोई पार्ट या कोई भी बॉडी का पार्ट में जो टाइप का लेशन देखा जाता है, जो टाइप का वुंड देखा जाता है, नेक्रोसिस को आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। दिमाग में एक आइडिया रख सकते हैं कि कुष्ठ में, लेप्रोसी में जो टाइप का चेंजेस आता है वो नेक्रोसिस में आता है। ठीक है। सबको को कुष्ठ के बारे में पता है ना कि उंगली, ये जब बीमारी होती है उंगली वगैरह ऐसे गिर जाते हैं डिजेनरेट करके, यस। तो उसके साथ आप नेक्रोसिस का एक कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए लोकलाइज्ड एरिया में होगा डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू, जहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब जो हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस को तोड़ देता है, पानी, उसके साथ पानी मिला के। एक जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको हाइड्रोलिसिस पता होगा। ठीक है। तो उसका हाइड्रोलिसिस करता है और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ से निकलता है? डेथ सेल से निकलता है। अल्टीमेटली इरिवर्सिबल सेल इंजरी यानी नेक्रोसिस घटता है। तो ये होगा नेक्रोसिस का डेफिनेशन। नेक्रोसिस है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल जिससे रिवर्स नहीं कर सकता। अगर कोई भी पार्ट में नेक्रोसिस हो गया है तो वो पार्ट पूरा ही खत्म। ठीक है। इतना दूर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं रिगार्डिंग सेल इंजरी या नेक्रोसिस। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट है? नहीं तो चलिए हम लोग अब इटियोलॉजी यानी मैम আর একবার বলে দেন না। কোনটা কোনটা বুঝতে পারিনি। ওই ডেফিনেশনটা আর একবার একটু বুঝিয়ে দিন আর একবার। নেক্রোসিস ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ লোকালাইজড এরিয়া। যে এরিয়াতে হবে সেটা একটা লোকালাইজড এরিয়া, সারা বডিতে হবে না। আর সেখানে ডিজেনারেশন অফ দ্য টিস্যু হবে, ডিগ্রেডেশন অফ টিস্যু। যে কোষ, আর আমরা টিস্যু মানে কলা জানি, অনেকগুলো কোষের সমষ্টিকে কলা বলছি। তো সেই কলাগুলো
ভেঙে যাবে, তার ফলে কিসের দ্বারা ভাঙবে? বিভিন্ন হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের দ্বারা ভাঙবে, ঠিক আছে, যেটা হাইড্রোলিসিস ঘটাতে পারে, ঠিক আছে, বিভিন্ন উৎসেচক যেগুলো কোষকে ভেঙে দেবে, তার ফলে কিন্তু একদম ইরিভার্সিবল সেল ইনজুরি, মানে যার থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়, সেল ডেথ হয়ে যাবে, সেই कंडीशनটাকে আমরা বলবো नेक्रोसिस। ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे इटियोलॉजी यानी कॉज में। कॉज में देखिए, हम लोग ने बोला कि जनरली दो टाइप का कॉज होता है। ऑल टाइप का सेल इंजरी में दो टाइप का, एक होता है जेनेटिक कॉज, जहाँ पे जीन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, म्यूटेशन ठीक से नहीं हुआ, सिंगल स्ट्रैंड जीन है उसमें, और एक होता है एक्वर्ड। ये सारा जो कॉज दिखाया मैंने, ये सारा एक्वर्ड कॉज में आएगा, ठीक है। ये जनरली मेन होता है एक्वर्ड कॉज, क्योंकि जेनेटिक कॉज को तो हम बचा नहीं पाते, वो जीन से लेकर आता है। अगर हम लोग ये सारा कॉज देख के चले तो नेक्रोसिस से हम बच पाएंगे, ठीक है। एक होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब किसको आता है? ये बहुत बार हुआ है हाइपोक्सिया, मतलब लॉस, कम lack of ऑक्सीजन। oxygen मैम। हाइपोक्सिया, हाँ, ठीक है, मतलब कम ऑक्सीजन पहुंचना। कम ऑक्सीजन क्यों पहुंचेगा? इसका मतलब कॉज हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जहाँ पे ऑर्गन है वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, इसके लिए हाइपोक्सिया हो सकता है। इसको हम इस्चेमिया भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ऑर्गन है वहां पे ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, ये कॉज हो सकता है हाइपोक्सिया का। और एक दूसरा जो कॉज है वो है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, यानी जो आरबीसी है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, आरबीसी का कोई भी डिजीज या फिर आरबीसी का नंबर में कम, एनीमिया, ऐसा कंडीशन में हाइपोक्सिया हम लोग को जनरली दिखता है। तो ये हो गया दो कॉज। हाइपोक्सिया मतलब कम ऑक्सीजन पहुंचना या फिर ऑक्सीजन ना पहुंचना, ठीक है, हाइपोक्सिया। फिर आते हैं हम लोग केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या आ सकता है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस आ सकता है। और क्या आ सकता है केमिकल एजेंट में, बोलिए, किसी को कोई आइडिया? हाइपोक्सिया तो हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल, कोई भी ऑर्गन के ऊपर कोई भी केमिकल गिर गया, हाथ के ऊपर कोई एसिड या खार कुछ गिर गया हो। फिर जो होता है हम लोग का इंसेक्टिसाइड खा लिया हो, उससे भी सेल इंजरी हो सकता है। पेस्टिसाइड जो कीटनाशक देते हैं उसमें केमिकल रहता है, वो खा लिया है तो उससे नेक्रोसिस हो सकता है अंदर जाके। और क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कोई जहर खा लिया या जहर गिरा स्किन के ऊपर तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया केमिकल एजेंट। एक हो गया हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के दो कॉज बोल दिए कि एक है ऑक्सीजन नहीं, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, या तो ब्लड को जो पहुंचा रहा है जो है ऑक्सीजन को जो पहुंचा रहा है आरबीसी, उसमें कोई डिफेक्ट है। केमिकल एजेंट में हो गया एसिड, खार, फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग कुछ भी, पॉइजन्स वगैरह, वो आ जाता है केमिकल एजेंट। फिर देखेंगे अगर फिजिकल एजेंट में देखेंगे तो इसमें ट्रॉमा आ सकता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ट्रॉमा आ सकता है, हीट एंड कोल्ड के लिए आ सकता है। फिजिकल एजेंट में आप लोग को मैंने पहले बोला कि फ्रॉस्ट बाइट होता है ना, पहाड़ में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं, जो लोग पहाड़ में जाते हैं उसका कोई भी पार्ट, मतलब आने के बाद बहुत सारे लोग केस में देखा जाता है कि उसका फ्रॉस्ट बाइट के लिए हाथ का उंगली बांध देना होगा, हाथ का उंगली कट करके बोला है, ऑपरेशन करके बांध देना होगा, वरना वो डैमेज हो जाएगा। वो सारा आ जाएगा फिजिकल एजेंट में। क्या आएगा? ट्रॉमा आएगा, फिर करंट का शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक होगा, हीट कोल्ड होगा, फिर रेडिएशन वगैरह के लिए वो सारा आ जाएगा फिजिकल एजेंट। फिर माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट में से नेक्रोसिस होगा किसमें? मतलब कुष्ठ जो है लेप्रोसी में, उसमें माइक्रोबियल एजेंट के लिए आ सकता है। इसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, फंगस
वगैरह, प्रोटोजोआ, वो सारा आएगा। ये माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। माइक्रोबियल एजेंट में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह, जो भी पैरासाइट, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए होगा। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने बोला कुष्ठ, ठीक है, लेप्रोसी। और लास्ट वाला इम्यूनोलॉजिकल कॉज, इम्यूनोलॉजिकल इंजुरी। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स के लिए क्या होगा? जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज में नेक्रोसिस हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज आएगा, इसमें हाइपर एक्टिविटी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेन 5 कॉजेस। इसके अलावा भी है न्यूट्रिशन वगैरह, अगर उम्र बढ़ जाएगा, एजिंग एक फैक्टर है, और कोई डिजीज वगैरह इसका कॉज हो सकता है। साइड में देख लीजिए एक चार्ट है, नेक्रोसिस का जो चेंजेस होगा वो दिखाया है कि किससे चेंजेस हो सकता है। पहले फैगोसाइटोसिस जैसा ही एक प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, जिसके लिए मेम्ब्रेन रप्चर हो रहा है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका भी रप्चर होगा, और सेल का डेथ, सेल डेथ के ऊपर सेल बढ़ता जाएगा, सेल बच नहीं पाएगा नेक्रोसिस में, इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। अब देखिए चेंजेस, चेंजेस क्या आएगा? देखिए सेल डाइजेशन बाय लाइटिक एंजाइम, जो सेल है लाइटिक एंजाइम की वजह से सेल डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके अंदर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होगा। प्रोटीन जो है, जो सेल का गठन के एकदम मेन उत्पादन सब्सटेंस होता है, एकदम मेन फैक्टर होता है सेल का, उसका अगर डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन टूट जाएगा, तो इसके लिए नेक्रोसिस क्यों बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारा है, देख लीजिएगा, ये प्रोसेस है 1 2 3 4 करके अच्छे से दिया हुआ है। मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग देख पाएंगे। इतना दूर तक किसी का कोई कंफ्यूजन है? डेफिनेशन, कॉज, चेंजेस में कोई कंफ्यूजन है? जिसको फैगोसाइटोसिस के बारे में पता है उनको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, बोले तो कि सुइसाइडियल बॉडी हम सेल को किसको बोलते हैं? कौन सा ऑर्गेनेल को सुइसाइडियल बॉडी बोलते हैं? लाइसोसोम। 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 लाइसोसोम ये नेक्रोसिस या सेल इंजरी में बहुत काम करता है, ठीक है। ये जो हम लोग लाइटिक एंजाइम्स दिख रही है, बहुत टाइम वो लाइसोसोम से निकल के आता है, और सेल का ऑटोलाइसिस में हेल्प करता है। नेक्रोसिस में भी ये लोग हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखेंगे नेक्रोसिस का टाइप्स। नेक्रोसिस का मेनली 5 टाइप है: कोआगुलेटिव टाइप, लिक्विफेक्शन टाइप, गैसियस टाइप, फैट टाइप, फिब्रिनॉइड टाइप, ठीक है। कोआगुलेटिव टाइप में देख लीजिए, मोस्ट कॉमन टाइप कॉज्ड बाय इरिवर्सिबल इंजुरी। तो कोआगुलेटिव टाइप है मोस्ट टाइप, मतलब सबसे ज्यादा नेक्रोसिस कोआगुलेटिव टाइप में दिखा जाता है। caused by irreversible cell injury mostly from ischemia, commonly affects heart, kidney, spleen। इश्चेमिया तो बोल दिए, हाइपोक्सिया का में आ जाते हैं। इश्चेमिया मतलब जो ब्लड है वो कम पहुंचना, अगर ब्लड कम पहुंचेगा मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया होगा, उसके लिए सेल इंजुरी होगा, तब एक कोआगुलेटिव टाइप का नेक्रोसिस देखा जाएगा। मेनली कहाँ पे होता है देख लीजिए, हार्ट में होता है, किडनी में होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप में देखिए लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस ऑकर्स ड्यू टू इस्चेमिया, ठीक है, ऑकर्स ड्यू टू इस्चेमिया एंड बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन। कोआगुलेटिव टाइप में मेन कॉज था इस्चेमिया, एक ही कॉज था इस्चेमिया या फिर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है इसलिए सेल का डेथ हो रहा है, सेल का इंजुरी हो रहा है, वो हो जा रहा है कोआगुलेटिव। और लिक्विफेक्शन में हम 2 कॉज दिख रहे हैं, इसमें इश्चेमिया भी है और बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन दोनों ही हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इश्चेमिया ब्लड नहीं पहुंच रहा है और बैक्टीरिया फंगस के
जो टॉक्सिन होता है या फिर बैक्टीरिया फंगस जो सेल को अटैक करता है, इसके लिए ये लिक्विफेक्शन टाइप का जो नेक्रोसिस है वो दिखा जाएगा। हेयर टिश्यू डिग्रेडेशन हैपेंस ड्यू टू एक्शन ऑफ पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ पे पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? बैक्टीरिया या फंगस से जो टॉक्सिन निकलता है उससे ये सीक्रेट होता है, और इससे ये लिक्विफेक्शन टाइप का नेक्रोसिस देखा जाएगा। मेन है एग्जाम्पल में देखिए एब्सेस। एब्सेस का मतलब पता है? फोड़ा होना, जिसको हम एकदम बंगाली में बोलते हैं फोड़ा होना। फुंसी टाइप का जो होता है एब्सेस, जिससे पास निकलता है, गर्मी के दिन बहुत होता है ये एब्सेस, होता है ना, बच्चों का बहुत सारा होता है, तो वो लिक्विफेक्शन टाइप में आता है। वो नेक्रोसिस नहीं है, उससे मतलब रीजेनरेशन पॉसिबल है। जो फोड़ा होता है उसका ही टाइप जैसा है एब्सेस। एब्सेस में ये टाइप का दिखा जाता है। फिर देखिए थर्ड वन, कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस में कॉम्बाइंड फीचर ऑफ कोआगुलेटिव एंड लिक्विफेक्शन, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का कंबाइंड फीचर दिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर सबसे इजी। 1 और 2 नंबर का मिक्स्ड फीचर दिखा जाएगा। अब आ जाते हैं 4 नंबर में। अब आप लोग को बोलेंगे कि ये कैसे समझेंगे। ये जो होता है ना हिस्टोलॉजी, हिस्टोग्राम जब करेंगे सेल का, तब हम लोग को पता चलता है। हिस्टोग्राम देखिएगा, जो लोग हिस्टोग्राम पता है किसी को, फोटो देखे होंगे बुक में, जो पिंक कलर का फोटो रहता है, पिंकविश कलर का जो फोटो रहता है सेल का अंदर का, उसमें जो लोग एक्सपर्ट है वो लोग ये एकदम चेंज देखकर ही समझ जाएंगे ये कोआगुलेटिव है, लिक्विफेक्शन है, या फिर दोनों का मिक्सचर कैसियस टाइप का है। 4 नंबर में आते हैं हम लोग फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस ये है स्पेशल टाइप का है एकदम। ठीक है, देखिए यहाँ पे इट ऑकर्स एट एनाटॉमिकली टू डिफरेंट लोकेशन बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेशन। मतलब फैट नेक्रोसिस जो होगा वो एनाटॉमिकली 2 डिफरेंट जगह पे होगा, मगर मॉर्फोलॉजिकली सेल के अंदर का स्टडी से एकदम सिमिलर जैसा लेशन, ऊंट के अंदर जो ऊंट होगा वो सिमिलर जैसा होगा। तो बॉडी का 2 पार्ट में हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गन का भी 2 पार्ट में हो सकता है, मगर उसका जब हम स्टडी करेंगे सेल का तो सिमिलर टाइप का हमें मिलेगा। वो आता है फैट नेक्रोसिस। तो आप लोग का क्वेश्चन होगा कि फैट नेक्रोसिस का नाम फैट क्यों है? क्योंकि ये जनरली जहाँ पे फैट ज्यादा रहता है उस एरिया में हम लोग को मिलेगा। फैट नेक्रोसिस जहाँ पे फैट का एक्युमुलेशन ज्यादा है बॉडी में, वहां पे मिलेगा। फैट का एक्युमुलेशन हम लोग का बॉडी में सबसे ज्यादा होता है पैनक्रियास में। ये इसलिए देखिए यहाँ पे फैट नेक्रोसिस देखा जाएगा। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में देखा जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं लास्ट नंबर में फिब्रिनॉइड टाइप। देखिए तो ম্যাডাম ফ্যাট নেক্রোসিসটা আরেকবার রিপিট করবেন প্লিজ। हाँ, ফ্যাট নেক্রোসিস হচ্ছে অ্যানাটমিক্যালি দুটো ডিফারেন্ট লোকেশনে দেখা যাবে, কিন্তু তার যদি কেস স্টাডি করি তাহলে মরফোলজিক্যালি সিমিলার টাইপের কতটা আমরা পাবো। একই অর্গানের দুটো আলাদা জায়গায় বা বডির দুটো আলাদা জায়গায় দেখা যাবে, কিন্তু মরফোলজিক্যালি সিমিলার হবে। এবার ফ্যাট নেক্রোসিসকে আমরা ফ্যাট নেক্রোসিস কেন বলছি? কারণ যেখানে ফ্যাটের অ্যাকুমুলেশন আছে, যেখানে ফ্যাট বেশি আছে, সেক্ষেত্রে এই ফ্যাট নেক্রোসিস দেখা যাবে। আর এক্সাম্পলে দেখবো অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস। প্যানক্রিয়াস যে তোমাদের ফ্যাটের একটা কন্টেন্ট গুলোকে নিয়ে বেশি কাজ করে, তাই জন্য ওই এরিয়াটায় দেখতে পাবো এই নেক্রোসিস। অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস দেখতে পাবো। ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম? ওকে ম্যাম। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड
जिन लोग ने ब्लड पढ़ा था तो उनको याद रहेगा, ब्लड में एक कंपोजिशन था फिब्रिन, है ना। तो उससे आ रहा है ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, caused due to deposition of fibrin like material which has staining properties of fibrin। ठीक है, तो जहाँ पे फिब्रिन का डिपोजिशन होगा और उसमें फिब्रिन का स्टेनिंग प्रॉपर्टी रहेगा। फिब्रिन का स्टेनिंग प्रॉपर्टी मतलब ब्लूइश या पिंकिश एक टाइप का आ जाएगा। ये भी हम लोग खुले आंख से देख नहीं पाएंगे, इसके लिए केस स्टडी करना होता है। मगर फिब्रिन क्या है? फिब्रिन एक टाइप का प्रोटीन जैसा सब्सटेंस है जिसका चेन होता है। ठीक है, फिब्रिन का चेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। फिब्रिन एकदम चेन रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा। इसीलिए जो ब्लड हम लोग, जब कोई भी पार्ट कट जाएगा, कहीं पे भी कट हो जाएगा, तो वहां पे पहले ब्लड को क्लॉट करने के लिए एक देखिएगा, कोई भी जगह पे कट हो जाने के बाद ही कुछ देर बाद अगर रख देंगे तो देखिएगा उस जगह पे एक ब्लड का क्लॉट निकलेगा। ठीक है, ब्लड का एक क्लॉट, उस क्लॉट को अगर आप तुरंत हटा देंगे तो फिर से ब्लीडिंग शुरू होगा। तो वो जो क्लॉट बनाता है वही है ये फिब्रिन। जो कहीं पे भी कट होगा तो उस जगह पे आके पहले ब्लड का जो फिब्रिन पार्ट है, फिब्रिनोजन है, वो आके वहां पे जमा होगा और वो ऐसे करके स्पाइडरमैन, स्पाइडर का जो जाला होता है ऐसा जाला टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी, और ये रोप टाइप का रज्जू या फिर रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर बना देगा। तो यहाँ पे वो कोई भी ऑर्गन पे, कोई भी सेल टिश्यू में ये फिब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है अंदर, और उससे जो नेक्रोसिस होता है उसको हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बोलते हैं। ये मेनली देखा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज में। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि कोई भी टाइप का आप देखिएगा जिनका कोई एलर्जी जैसा कुछ रिएक्शन होता है, स्किन के अंदर देखिएगा कोई माछ, कोई टाइप का फिश खाने से, सी फूड खाने से स्किन के अंदर रेड रेड कलर का पैचेस निकल जाता है ना। किसी का अगर एलर्जी है या एलर्जी का पेशेंट है घर में तो उनको पता होगा कि कुछ चीजें खाने से, किसी का बैगन खाने से होता है, किसी का टमाटर वगैरह खाने से या सी फूड खाने से हो जाएगा एलर्जी जैसा ऑटो इम्यून डिजीज जो है। तो उसमें ये फिब्रिन बॉडी के अंदर जाके ऐसा रेड रेड पैच बना देगा, वहां पे ब्लड ऐसे करके कुछ टाइम के लिए जम जाता है और ऐसा एलर्जी जैसे रिएक्शन बनाता है। वो अगर हट जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हटेगा तो वहां पे ये नेक्रोसिस का जैसा सेल इंजुरी का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये कुछ नेक्रोसिस का फोटो है, देख लीजिएगा आप लोग, मैं स्लाइड को शेयर कर दूंगी। ये देखिए जो मैंने बोला कुष्ठ में, लेप्रोसी में होता है, इससे नेक्रोसिस हो जाता है। इससे रिकवर करने का चांस बहुत ही कम होता है। अगर ये रिसेंट ओरिजिन है तो उसका रिकवरी पॉसिबल हो सकता है, मगर जनरली क्या करते हैं ये पार्ट काट के बाद देना पड़ता है, वरना ये जो डिजेनरेशन जो होता है सेल का वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और हो सकता है अगर प्राइमरी स्टेज में ना कटे तो फिर पूरा बाद में पूरा हाथ को ही काट के अलग करना, एम्प्यूट करना हो सकता है। इसलिए ये सारा केस बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, मेनली ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान देना होगा इस सारे केस में। तो आप लोग एक बार देख लीजिए स्लाइड में, किसी का कोई कंफ्यूजन है पूरा टॉपिक में। आज एकदम छोटा टॉपिक था हम लोग का नेक्रोसिस। नेक्स्ट दिन हम लोग गैंग्रीन पढ़ेंगे, नेक्रोसिस का ही से जैसा ही रिलेटेड और एक टॉपिक गैंग्रीन। देख लीजिए नेक्रोसिस का डेफिनेशन, इटियोलॉजी, कॉजेस, चेंजेस में कोई कंफ्यूजन है किसी का, कोई क्वेश्चन है बोल सकते हैं। ये रहा 5 टाइप्स, कोआगुलेटिव लिक्विफेक्शन, कैसियस, फैट, फिब्रिनॉइड। ये एकदम कॉम्पैक्ट है। कोआगुलेटिव लिक्विफेक्शन कॉज याद रखिएगा कि कोआगुलेटिव का सिर्फ एक ही कॉज है, इस्चेमिया। ब्लड कम जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है ठीक से। लिक्विफेक्शन में इस्चेमिया है
के साथ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, जिससे टॉक्सिन लिबरेट हो रहा है, उससे पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से सेल का टिश्यू का डिग्रेडेशन। कैसियस में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का ही मिक्स्ड फीचर मिलेगा। फैट नेक्रोसिस जहाँ पे फैट ज्यादा है वहां पे होता है, और 2 डिफरेंट जगह पे होगा, मगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप का वुंड होगा, लेशन होगा। फिब्रिनॉइड, फिब्रिन जैसा मटेरियल जो रस्सी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, और उसका एक स्टेनिंग प्रॉपर्टी है। फिब्रिन का स्टेनिंग प्रॉपर्टी है ब्लूइश, मतलब इंक जैसा एक स्टेनिंग प्रॉपर्टी है। वो जनरली देखा जाएगा ऑटो इम्यून डिजीज में, एलर्जीज वगैरह में, ठीक है। हेलो मैम। হ্যালো हाँ बोलिए। ম্যাম, ইসচিমিয়াটা কি একবার বলবেন? ইসচেমিয়া, হ্যাঁ, ইসচেমিয়া কিছুই না। ইসচেমিয়া হচ্ছে যেখানে ব্লাড ঠিক মতো পৌঁছাতে পারছে না, এটা হাইপক্সিয়ার একটা কজ, ঠিক আছে, হাইপক্সিয়ার থেকে আসছে ইসচেমিয়া, যেখানে ব্লাড ঠিক মতো ওই অর্গানটায় পৌঁছাতে পারছে না, আর ব্লাড না পৌঁছালে কি হবে, অক্সিজেন ঠিক মতো পৌঁছাতে পারবে না, এই ব্যাপারটা কি বলছে ইসচেমিয়া। ওকে ওকে। ব্লাড ঠিক মতো না পৌঁছালেই সেখানে হাইপক্সিয়া হবে, অক্সিজেনের অভাব হবে, সেক্ষেত্রে সেল ইঞ্জুরি ঘটতে পারে। আমাদের কি বলে बोले ना, ब्रेन ब्रेन में अगर 2 मिनट से ज्यादा टाइम ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन का डेथ हो जाएगा। सिमिलरली सारा ऑर्गन पे ही एक एक टाइम होता है। ब्रेन तो सबसे बाद, ब्रेन का जो एक्शन है वो सबसे बाद में बंद होगा, सबसे पहले जो पेरिफेरल ऑर्गन है उसका फंक्शन बंद होते रहेगा, ठीक है। ब्रेन लंग्स का तो एक्शन सबसे बाद में बंद होगा। और किसी का कोई डाउट है? मैडम, हाँ what बोलिए। is the subject on FWT course, ma'am? क्या बोले, सॉरी सुनाई नहीं दिया। What are the subjects in FWT course? अच्छा, Family welfare. फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग में जनरली जो है उसमें तो आप लोग का वही